अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन थोड़ी सी रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई है, करेक्टिव मोड भी है क्योंकि आज सेकंड डे ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। हम कह सकते हैं कि आज देखा गया है इस वीक के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे, लास्ट वीक के अंदर भी थे और यही इंपैक्ट आने वाले दिनों में भी विटनेस किया जाएगा। साथ साथ अगर बात करें तो कुछ न्यूज़ है जिसका इंपैक्ट डेली बेसिस पे आते हुए दिखाई दे रहा है, विच इज़ रुपी एप्रिसिएशन एंड डॉलर डेप्रिसिएशन। यानी कि डेली बेसिस पे रुपी की एप्रिसिएशन बहुत मैटर करती है मार्केट के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी। साथ साथ अगर बात करें तो इसहाक डार साहब भी वाशिंगटन के लिए रवाना हो चुके हैं। वहाँ पर IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तमाम काउंटर पार्ट से भी मीटिंग है और इसके साथ साथ इन मीटिंग्स के अंदर जो एक डिसीजन होने वाला है या फिर कुछ एक निगोशिएट करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि निगोशिएशन जो एक करने की हम कहेंगे कि जो एक पैनिक मच रहा था IMF के हवाले से, उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी, कंडीशंस को लीनियंट करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ IMF के हवाले से जो एक वेव ऑफ करने की बात हो रही है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक डिजास्टर सिचुएशन आई है, फ्लड आया है और ये पाकिस्तान इज नॉट अ कार्बन प्रोड्यूसिंग कंट्री। ये पाकिस्तान की वजह से नहीं आया बल्कि पूरी दुनिया का एक कार्बन प्रोड्यूसिंग जो एक इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान ने पे ऑफ किया है। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनजर रखते हुए IMF से, वर्ल्ड बैंक से ये भी बातचीत होगी कि पाकिस्तान वैसे ही एक इकोनॉमिक हम कह सकते हैं सेंसिटिविटी बर्दाश्त कर रहा था, फिर उसके बाद ये फ्लड का एक सिचुएशन आई है जिसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए हमें थोड़ा सा लीनियंसी और कंडीशंस के हवाले से, खासकर हम कहेंगे जो IMF की कंडीशंस है जिसमें हम लेवीज नहीं जो है वो वेव ऑफ कर सकते या फिर सब्सिडीज़ नहीं कर सकते, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा देखें, ये आज बात करेंगे हम प्रोग्राम में। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,211.64 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 42,410.83, लोअर वाज 42,053.81 एंड फाइनली क्लोजर 42,155.48 यानी कि 56.16 का डिक्लाइन देखा गया। एक माइनर हम कह सकते हैं फ्लैट नोड आज के दिन विटनेस किया गया। नेक्स्टली टर्नओवर में करंटली 304.83 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में गेंस हैं 64.77 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू इज गुड 9.84 बिलियन रुपीस। डेली बेसिस पे हम 10 बिलियन रुपीस का काम देख रहे हैं रेडी मार्केट में। वॉल्यूम लीडर्स में आज ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.07 के डिक्लाइन के साथ। 1.56 पे क्लोजर, 39.05 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। साइनर्जी सेकंड स्क्वाड पे 0.18 का गेन, 5.15 पे क्लोजर, 34.12 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली PRL थर्ड स्क्वाड पे 0.76 का इजाफा देखा गया। 18.22 पे क्लोजर, 32.4 का कारोबार देखा गया। आज के दिन दो स्क्रिप्ट्स हम कह सकते हैं कि रिफाइनरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इट मींस कि यहाँ पर रिफाइनरी सेक्टर के अंदर यकीनन कोई ना कोई न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट आ रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे करंट इकोनॉमिक सिनेरियो जो देखा जा रहा है, सिचुएशन है, क्या दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के लिए, फोरकास्ट क्या है, GDP ग्रोथ कितनी विटनेस कर सकते हैं। साथ साथ ये जो थोड़ा सा हार्ड टाइम्स दिखाई दे रहे हैं जो कि ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा सहा भी है और अब आने वाले दिनों में कुछ हम कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन की उम्मीद है, तो क्या हो सकता है आज हम वो डिस्कस करेंगे। साथ साथ कल प्राइम मिनिस्टर साहब थर तशरीफ लाए थे और वहाँ पे कोल के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी उसे देखा भी और उसको ये देखने के बाद कहा यह जा रहा है कि ये भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है कि अगर इस पे तरीके से काम किया जाए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक आपके पास मौजूद है, हमारी माइंस, हमारी मिनरल्स इतनी स्ट्रांग है, मौजूद है, बस उसको थोड़ा सा टैप करने की ज़रूरत है जो कि अनटैप्ड है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो इसहाक डार साहब का विजिट है इसमें कौन कौन से स्ट्रैटेजिक प्लान्स हैं जिन पे काम होगा, कौन कौन से हम कहेंगे इश्यूज़ हैं जिनको टैप करने की कोशिश की जाएगी, आज हम वो डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुफियान आदिया साहब, आप बिल्डर एंड डेवलपर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर तुफैल साहब, आप एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब ज़ुबैर साहब आप प्लीज़ ये बताइए कि इकोनॉमिक कंडीशन एक तो सेंसिटिव पहले ही बहुत थी, पहले ही बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था, डिफ़िकल्ट टाइम्स थे, अब उसके बाद बहुत हालात बेहतर हुए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें अब बोलते हैं ना सेटल डाउन हो गई हैं। खुद से ही जो एक कैओस बिल्डअप हो रहा था, एक कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा था डेली बेसिस पे, वो बड़ा क्वाइट एंड काम हो गया। क्या समझते हैं आप आने वाले दिनों में क्या दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी में
और जो विजिट्स और डेली बेसिस पे जो काम किया जा रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जब से नए फाइनेंस मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब आए हैं तो तकरीबन हर दिन के अंदर कुछ ना कुछ, ख़ास तौर पे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के ऊपर रुपी जो है स्ट्रेंथन हो रहा था। रुपी जो एक दफ़ा 245 तक चला गया था, आज 218 रुपये पे है। तो इसका इम्पेक्ट ये होता है कि आपकी इकॉनमी के ऊपर जो भी इंपोर्ट्स हैं उसकी वैल्यू कम होगी, नंबर एक। नंबर दो, आपके जो ओवरऑल लोन्स हैं, लोन्स जब आप उसको 240, जिस दिन डार साहब तशरीफ लाए 240 का रेट था, तो 240 रुपये से लेकर और आज 218 रुपये से अगर आप कैलकुलेट करें तो 2800 बिलियन का जो इम्पेक्ट आता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, फिर इससे आपकी तमाम जो भी कॉस्ट हैं वो कमी की तरफ जाती हैं। प्लस जनरल एक इम्पेक्ट, पॉजिटिव इम्पेक्ट आ रहा है। पहले दिन ये होता था कि रोज़ आने वाला दिन एक नई मुश्किलात लाता था कि जी एक्सचेंज रेट जो है रुपी फर्दर डिवेल्यू हो गया, फर्दर डिवेल्यू हो गया। वो चीज़ ख़त्म हो गई। अगरचे डार साहब ने ये कहा कि वो रुपी की सही वैल्यू तकरीबन 200 रुपये पे देखते हैं, और मुझे लगता है कि शायद 200 रुपये तक आना मुश्किल होगा। अगर 210 रुपये, 200 से नीचे देख रहे हैं रुपी को। ठीक है, देखिए वो देख रहे हैं। मैं कहूँगा मेरी दुआ है कि वो कामयाब, जो कुछ कह रहे हैं वो अच्छा साबित हो, क्योंकि उससे हमारा सबका भला होगा। अगर रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट 200 रुपये से कम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पेक्ट आएगा। महंगाई कम, खाने पीने की चीज़ें जो आप बाहर से मंगवाती हैं, दालें मंगवाते हैं, पाम ऑयल मंगवाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगवाते हैं, इससे सबका आपका एक अच्छा असर आएगा। लेकिन ये देखना कि आया 200 रुपये होता है या नहीं होता है, ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर 210 रुपये तक भी पहुंच जाते हैं तो भी काफ़ी बेहतर इम्पेक्ट होगा। चीज़ों की कीमतें निस्बतन कम होंगी, ख़ास तौर पे खाने पीने की। जैसे पाम ऑयल तकरीबन सब जो है इंपोर्ट होता है मलेशिया, इंडोनेशिया से। तो उसका इम्पेक्ट यहाँ पर आएगा। और हालिया दिनों में जो है वो एडिबल ऑयल की कीमत कम हुई है, लेकिन इसमें अभी भी और कम होने के इम्कानात हैं, जो हम समझते हैं कि आइंदा चंद दिनों में कम होंगे। अच्छा, बड़ी एविडेंटली कम हुई है, इनमें फ़र्क काफ़ी आया है, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी आया है मैं समझता हूँ, लेकिन और भी आ सकता है, और भी आ सकता है। उसके अलावा देखिए हमारा ये देखना है कि इससे कॉस्ट, जो सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है वो एनर्जी की आ रही है। आने वाले दिनों में जैसे हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हमें सर्दियों में जो है LNG हासिल करने में बहुत मुश्किलात हो रही हैं, बल्कि उन्होंने तो कल कहा कि तकरीबन नहीं मिल रही LNG जो है, हुकूमत को अवेलेबल नहीं हो रही। तो लिहाजा आप देखेंगे कि नवंबर से लेके ऑनवर्ड मार्च तक जो है एनर्जी की बहुत किल्लत रहेगी। और ये भी हो सकता है कि आपकी जो गैस घरों में सप्लाई होती है, इसके अंदर भी लोड शेडिंग की जाए। मेरा ख्याल है इसमें 6-8 घंटे की डेली लोड शेडिंग होगी। उसमें लगता है कि जो गैस कंपनीज़ हैं वो एक प्लान कर रही हैं कि उन टाइम पे घरों में गैस दी जाए जहाँ पे कि मिसाल के तौर पर नाश्ते के टाइम पे सुबह सर्टन टाइम 2 आवर्स, इट कैन बी बिटवीन 8 and 10, इट कैन बी बिटवीन 7 and 9, और उसके बाद लंच है कि जी 1 से लेके 3 बजे तक, और इसी तरह रात को 7 से लेके 9 बजे तक। तो ये गैस लोडिंग जो है, गैस की लोड शेडिंग हुकूमत की और गैस कंपनीज़ की मजबूरी होगी। इसी के लिए हुकूमत ने जो है आज एक फ़ैसला किया है कि वो LPG जो है उसकी इजाज़त में सहूलत देंगे। नॉर्मली ये गैसेस जब इंपोर्ट होती हैं तो एक पेपरा रूल है। पेपरा रूल के तहत है कि जी आप एडवर्टाइज़ करें और ये करें वो करें, और 3 बिड्स आनी चाहिए। फिर उसके बाद अभी तो इस वक्त आपको LNG तो मिल नहीं रही, आप जितनी मर्जी एडवर्टाइज़ कर लें आपको LNG नहीं मिलेगी, अवेलेबल नहीं है। प्राइस बहुत ज़्यादा है, प्राइस वो है जो पाकिस्तान की रेंज से बाहर है। राइट। अब हुकूमत ने ये तय किया कि इसकी जगह LPG मंगवाई जाए, और LPG जो है उसके लिए उन्होंने वन टाइम एग्जम्पशन दी है कि सुई साउदर्न गैस जो LPG मंगवाएगी उस पर पेपरा रूल नहीं लगेंगे। आउटसाइड हाँ जी, 1 लाख टन LPG जो है उसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और एनर्जी ने हुकूमत को ये रिकमेंडेशन भेजी थी, जो गवर्नमेंट ने मान ली है, और उन्होंने इसको मेरा ख्याल है कैबिनेट। वो मैं इंट्रोडक्टरी कमेंट सुफियान साहब से ले लूँ, फिर मैं जो 5 सेक्टर जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स के ऊपर जो एक इशू था वो भी डिस्कस करूंगी। तो सुफियान साहब, क्या दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की? इसहाक डार साहब आ चुके हैं, साथ साथ वाशिंगटन के लिए रवाना भी हो गए। एक तरफ हमारे पास फ्लड भी था, मुश्किलात भी थी, और दूसरी तरफ हमारे लिए आसानियाँ भी हो गई। बिल्कुल,
देखें, इसहाक डार के आने के बाद जो पहले तो बातें हो रही थी कि होगा होगा, अब अमलन नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में यूजुअली बातें ज़्यादा होती हैं, फिजिकली नहीं होता, मगर इस दफ़ा बाकायदगी से देखा जा रहा है कि 240 से डॉलर ऑलमोस्ट 218 के करीब आ गया, और जी। आते हुए दिनों में मज़ीद जो है वो बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है। अब इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है पाकिस्तान के पीएचडीपी के जो फंड्स हैं, जो कि बेताशा तकरीबन कोई 40 के करीब मोटरवेज और हाईवेज और फ्रीवेज के ऊपर गवर्नमेंट ने काम शुरू किया हुआ है, जो करंटली चल रहा था। मैं समझता हूँ उनकी कॉस्टिंग में भी बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, जो स्टील की प्राइसेस डाउन होनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से जो सीमेंट के अंदर जो 50% जो कंपोनेंट है वो कोल का है, तो वो उसका कोल का जो इस वक्त तो इम्पोर्ट हो रहा है कोई $350 के करीब मेट्रिक टन है, जो इंटरनेशनल प्राइस है, तो उसके हिसाब से भी उसमें भी काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। कोल की प्राइस जो इम्पोर्ट हो रहा है इस वक्त, अभी तक जो थर कोल जो इम्पोर्ट हो रहा है, जो अपने थर से जो आएगा, वो अभी तक हमारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं हो रहा। अभी को तकरीबन 2 से 3 मेगा पावर प्लांट्स है जो कि जिसके अंदर वो यूज़ हो रहा है। चाइनीज़ के 600 के 2 लगे हुए हैं पोर्ट कासिम पे, और एक थर में लगा हुआ है। अभी तक तो ये इनसफिशेंट है, बट अभी मज़ीद कुछ आते हुए दिनों में नज़र आएगा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कुछ थोड़ी सी ऑल्ट्रेशंस करनी पड़ेंगी अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जिस तरीके से आप पावर को करनी पड़ेगी, कुछ सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को करनी पड़ेगी, और ये थर कोल जो है उसकी बर्निंग का कुछ इश्यूज़ हैं, जिस तरीके से वो ज़्यादा जिस तरह एक्सवेशन उतरेगा नीचे, कोल जो है वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का आता रहेगा। अच्छा। तो अभी कुछ इसके अंदर को वाटर होता है, तो वो ज़ाहिर है वो उसकी बर्निंग का वो रहता है इनटेक। तो अगले कुछ टाइम में ये बात बिल्कुल सही है जो कल कहा कि $6 बिलियन का फ़र्क पड़ेगा, वो काफ़ी बड़ा मेजर फ़र्क लगेगा। बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान बहुत बड़ी तादाद में कोल एक्सपोर्ट भी कर सकता है इन फ्यूचर। तो अच्छा, हमारे पास बलूचिस्तान में भी बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं, लेकिन उनको कभी भी माइनिंग की नहीं जाती, या फिर बहुत एक्सपेंसिव होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सप्लोरेशन का इशू है। अभी तक बलूचिस्तान के अंदर जो है लोगों को जाते हुए डर लगता है, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा आज भी इशू है। लोगों को एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है सिक्योरिटी। अगर वहाँ सिक्योरिटी जिस तरह सीपैक के हवाले से उन्होंने बेहतरी करी थी, इसी तरीके से अगर आते हुए दिनों में मैं समझता हूँ अगर जिस तरह सीपैक स्टार्ट हो जाता है, गवादर पोर्ट एक्टिव हो जाता है, तो कुछ रेवेन्यूज़ आएंगे, तो वो मज़ीद उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। वहाँ के ट्राइबल लीडर्स के साथ बैठ कर बात हो सकती है, और काफ़ी चीज़ें माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर हो सकती है, क्योंकि हम वहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा मटेरियल अभी भी है जो अनडिस्कवर्ड है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जिस तरीके से मार्बल वगैरह है, मार्बल की बहुत बड़ी दुनिया में अभी भी रिक्वायरमेंट है जो एक्सपोर्ट हो सकता है। इस तरीके से ऑनिक्स है, वाइट मार्बल है हमारे यहाँ बलूचिस्तान के अंदर, उसकी बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट भी हमें एक बहुत बड़ी लाइन है। इसी तरीके से आयरन ओर है वहाँ पे, जो इस वक्त हमारी स्टील में बंद पड़ी हुई है, अगर वो स्टार्ट हो जाए तो उसके अंदर वो यूज़ हो सकता है। इसी तरीके से क्रोमाइट है, तो उसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है दुनिया के अंदर, जिसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो हमने अभी ये देखा कि तकरीबन कुछ 10,000 रुपये टन के ऊपर तो सीधा फ़र्क हमें स्टील के ऊपर नज़र आया है, क्योंकि पिछले 10 से 12 दिनों में, जो कि पहले हम जो स्टील इंडस्ट्रीज से बात करते थे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बल्क बाइंग के ऊपर, तो वो कहते थे कि हमें तो आगे कोई हालात ही नज़र नहीं आते, आप 230 रुपये पे भी ले लें, हमें तो ये 2.5 लाख रुपए टन में भी आपको नहीं मिलेगा। मजे की बात ये है कि यहाँ पर जब प्राइस सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में अब जाते हैं, तो यहाँ पे भले वो चंक मंगवाया हो या ना हो, प्राइस फौरन आगे बढ़ जाती है। ये बहुत इम्पैक्ट है यहाँ वो उनने एक ही बात शुरू करी हुई थी कि एलसीज नहीं खुल रही, ये नहीं खुल रहा। आज मैं देख रहा हूँ कि जिनसे भी बात हो रही है तो एलसीज भी खुलना शुरू हो गई, चीज़ें नॉर्मलाइज की तरफ होना जा रही है। तो जिस तरीके से एसेंशियल फूड प्रोडक्ट्स की भी एलसी बीच में तो नहीं खुल रही थी, और बैंकर्स की तरफ से काफ़ी चीज़ें थी, तो अभी मेरा ख्याल है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आके बड़ा सख्त स्टैंड ऑफ किया है उसके ऊपर। स्टेट बैंक के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें करी हैं बेहतर, तो वो चीज़ें नज़र आती हैं बाकायदा कि वो। और जब डॉलर जब नीचे जाता है ना, तो पब्लिक का सेंटिमेंट, इन्वेस्टमेंट का वो बड़ा बेहतर होना शुरू। आप समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अब स्टार्ट हो जाएगी, जो काफ़ी ऑल ओवर बिजनेस एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आप ये देखें ना कि जिन लोगों ने अभी डॉलर की होर्डिंग करके रखी हुई थी, उनको तो अभी खौफ पड़ गया कि अगर ये तो प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है 200 से नीचे डॉलर देखता हूँ तो 200 रुपये भी हो गया। उनने तो तेज़ी समझ के लिया था कि 240 का हो जाएगा, 250 रुपये का हो जाएगा, हम ऊपर जाकर बेचेंगे, तो आज वो सारे सेलिंग पर आ गए। तो मेरा तो ख्याल है कि ये जितना ये पैसा जो डॉलर में जाके जो अंदर लॉकर्स में चला गया था, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका आना शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा ये सेंटिमेंट है जो पब्लिक के अंदर चेंज हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम भी देखा जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे अपनी लास्ट गवर्नमेंट के अंदर 2013 के अंदर, तो उनने डॉलर को उस टाइम पे भी 100 से लेके 105, 110, 108 के बीच में वेरी कर रहा होता था, तो ऑन एंड ऑफ वो चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी। देखिए इस वक्त एक्सपोर्टर भी आपका परेशान है कि वो किस प्राइस पे अपने बायर को प्राइस एक्सपोर्ट करेगा। कल को आज वो 220 रुपये के डॉलर पे अपनी शिपमेंट को प्लान करता है एक्सपोर्ट का,
कल 205 का हो गया डॉलर, तो वो अगेन उसका इतना बड़ा लॉस है। तो ये इम्पोर्टर्स को भी यही प्रॉब्लम आ रही है। अब जो इम्पोर्टर्स ने स्टील या जो रॉ मटेरियल्स या बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट की हुई हैं, तो आज वो परेशान है क्योंकि उन्होंने जो अपना माल छुड़ाया हुआ था वो 240 पे छुड़ाया हुआ है, आज उनका आज लॉस वो है। कम हो गया है। तो वो ये बहुत सारा इश्यूज हैं कि जो अनसर्टेनिटी है प्लस एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर मिल जाए ना पाकिस्तान को, तो हमारे मेजॉरिटी मसले हल हो जाएंगे। आज लोग लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं ले सकते इस मुल्क के अंदर, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि आगे कल धरना शुरू हो जाएगा या कल क्या मजीद ये भी सियासत खत्म होनी अनस्टेबिलिटी। चाहिए। ये भुनने सियासत वाली खत्म होनी सियासत ने बड़ा चाहिए। जो डैमेज गवर्नमेंट किया है है। उसको अपना टेन्योर पूरा करने दें, आइदर इज डूइंग राइट और रॉन्ग, उसको थोड़ा बहुत ठीक है आप क्वेश्चन करें, मगर आप इस तरीके से धरने लेकर आ जाएंगे तो स्टॉक एक्सचेंज क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रही। 3 दिन बाद का नहीं पता कि क्या धरना होगा। मगर अभी 2-3 चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी काज़ाकिस्तान का टूर है 12-13 तारीख का इनका, वहाँ पे भी उम्मीद है कि कुछ अच्छी इनकी चीज़ें हो जाएंगी। अगेन फाइनेंस मिनिस्टर जो है जिस तरीके से अभी IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ नेगोशिएशन में US जा रहे हैं 2 दिन में, तो बज़ाहिर नज़र आती है कि चीज़ें होपफुल हैं। इनने भी ज़ाहिर अपनी कुछ चीज़ें बेहतर की तरफ करी होगी। फेटिफ ने पाकिस्तान को काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन के अंदर 21, हाँ, वन ऑफ द वो बेस्ट वो दिया है। तो देखिए वो बज़ाहिर बेहतर न्यूज़ तो नज़र आ रही हैं, बट एक्सपेक्टेशन और बड़ा अच्छा ऑप्टिमिज्म नजर आ रहा है हाँ, मार्केट में कभी भी, इकोनॉमी में भी। चीज़ें वर्ड्स से ना इम्प्रूवाइज होती है, इट टेक्स टाइम। चीज़ें ख़राब होने में देर नहीं लगती, चीज़ें हमेशा बेहतर करने में बहुत टाइम लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक का सेंटिमेंट बनाना, और पब्लिक का सेंटिमेंट तब बनता है जब आपको अमलन चीज़ें नज़र आती हैं, और अभी नज़र आनी शुरू हो गई हैं। तो पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट। अभी जिस तरीके से फ्लड का जो पानी कम हो जाएगा तो नज़र आता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो इतना डिस्टर्ब था, अगले 3 महीने में अगर वो नॉर्मलाइज हो गया तो हमारी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। राइट। जुबैर साहब बड़ी अच्छी बात कही है सुफियान साहब ने कि लोगों का भी थोड़ा दिमाग बनाने की, पब्लिक को भी ज़रा थोड़ा सोचने की और समझने की ज़रूरत है। लेकिन पब्लिक को क्या चाहिए? उनको चाहिए एक थोड़ा सा महंगाई कम हो जाए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए। आप समझते हैं कि ये मेजर्स लिए जा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो बड़े मुश्किल हालात है, उन मुश्किल हालात के अंदर संभालना भी था चीज़ों को, लोगों को भी गुस्सा आ रहा था। ये तमाम चीज़ें बड़ी मुश्किल से सेटल डाउन हुई हैं, तो कैसे अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उधर जाएंगे। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सैलाब का है। सैलाब का पानी ग्रेजुअली उतर रहा है, लेकिन अभी भी सिंध के बहुत सारे इलाके हैं जब पानी मौजूद है, 4-4, 5-5 फुट पानी मौजूद है। और उससे सिर्फ क्या होगा कि आपकी आने वाली जो गंदम की क्रॉप है उसका टाइम है इस वक्त बिजाई करने का, कि उसके बीज डाला, सोइंग करने का टाइम है, और वो टाइम गुजरता जा रहा है। और अगर ये आइंदा 15 दिन में पानी ख़त्म ना हुआ तो फिर आप समझिए कि आपकी मार्च अप्रैल की वो क्रॉप ही ख़त्म हो जाएगी गंदम की, और वो एक और भयानक चीज़ होगी कि आपको बिग लॉस होगा। फिर इसी तरह से आपकी चावल की क्रॉप है, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर जो है। अच्छा, चावल की आपने बात की तो बड़ा सारा बकअप दिखाई दे रहे हैं। ये राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से भी अक्सर हम देखते रहते हैं, न्यूज़ आते रहती हैं। क्या समझ रहे हैं आप? बहुत काम हो रहा है और वो चाहते हैं कि अपने टारगेट्स ख़राब ना करें किसी ना किसी तरीके से। एक्चुअली राइस का ऐसा है, जैसे सैलाब आया है तो सैलाब की वजह से जैसे ही पानी उतरता है तो सैलाब जो है वो चावल की काश्त को इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं करेगा। मुतासिर होगी पानी होना। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होगा वो होगी आपकी गंदम, और उसके बाद कॉटन भी देखें। कॉटन, अब अगर आपको ये 3 मिलियन टन गंदम मंगवानी पड़ेगी तो इसकी कीमत होगी तकरीबन $1.2 बिलियन। ये वो है जो नॉर्मल इंपोर्ट में आपने कहीं कैलकुलेट की नहीं कि आपको गंदम के लिए $1.2 बिलियन चाहिए। फिर इसी तरह आपने अगर कॉटन मंगवानी है तो कॉटन की भी जितनी बेल्स मंगवाएंगे, आपकी कॉटन की भी कीमत तकरीबन 100 सेंट के करीब है, 95 सेंट से 100 सेंट्स तक है। तो वो भी एक बहुत बड़ी इंपोर्ट का बिल आएगा। और रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी नई तो होगी नहीं इस वक्त जो सूरत हाल है। अच्छा जुबैर साहब, आपने बिल्कुल सही कॉर्ड प्रेस किया है। मैं ये भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे कि कल मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई, अनचेंज रखा गया, 15% ही है पॉलिसी रेट। क्या समझते हैं आप, ये सेकंड टाइम है जो एक स्टेबिलिटी देखी गई है या फिर एक उन्होंने अनचेंज किया है पॉलिसी रेट? क्या आगे का ट्रेंड है आपके सामने? मेरा ख्याल है कि ट्रेंड जो है ना आगे डाउन होना चाहिए। ये 15% का रेट जो है एग्जॉर्बिटेंट है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अच्छा, जब आपका रेट 15% है, जब इससे इंडस्ट्री बोरो करती है तो उसको तकरीबन 17% पे देती है। तो 1.5% पर मंथ इंटरेस्ट हो तो वो इकोनॉमी चल ही नहीं सकती, वो इकोनॉमी नहीं चल सकती। इसके ऊपर जिस तेज़ी से स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, मैं नहीं कहता कि उस तेज़ी से, मैं नहीं कहता कि उसी तेज़ी से घटाएं, लेकिन कम से कम इतना तो करें। जहां आपने 2% घटाया उसमें 2% बढ़ाया, अब आहिस्ता आहिस्ता कम से कम
हर मॉनेटरी पॉलिसी 1% तो डाउन करे, 1% नंबर एक। 50 बिप्स तो जो है वो कम से कम उसमें होगा। दूसरी बात ये कि बैंक्स ने इस सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। आज से 1-2 महीने पहले जो था, बैंकों ने बैंक की बाइंग और सेलिंग के रेट में 8-8 रुपए पर डॉलर का डिफरेंस था, जो इंतहाई मतलब मैं समझता हूँ कि नामुनासिब बात है। नॉर्मली आज से पहले जब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल थी ना, तो 50 पैसे से 1 रुपये तक का डिफरेंस होता था डॉलर की जी। बाइंग एंड सेलिंग में, तो उसको 8 रुपये पे ले गए और इम्पोर्टर्स को बिलियंस ऑफ रुपीस का लॉस हो रहा है। उन्होंने 245 और 40 रुपए के तो डॉलर ये पे माल फाइनेंस मंगवाए। मिनिस्टर साहब ने आते ही बोला था ना था कि इसके ऊपर भी क्रैकडाउन होना चाहिए, सिर्फ एक ऑलरेडी हो बयान रहा से ही है, सारी चीजें सेट हो इससे गई हो थी। रहा है। देखिए अभी स्टेट बैंक तहकीकात कर रहा है, जी। और जिन बैंकों की बैलेंस शीट के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे उनको पेनल्टीज भी होंगी। आप देखिएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छा होगा, बैंकों के पाकिस्तान के ऊपर लिए अच्छा स्टेट होगा। बैंक पेनल्टीज, राइट। पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन स्टेट बैंक उनको पेनलाइज करेगा ताकि वो आइंदा ये काम ना करें। एग्जैक्टली सर, लेकिन पाकिस्तान के लिए हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। सुफियान साहब प्लीज़ ये बताइए मुझे कि एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर साहब गए हुए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर जो एक कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा एक अच्छी न्यूज़ है कि डॉलर की कमी आ रही है, अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए ये। अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैसे देख रहे हैं? पानी उतरेगा तो रिहैब का काम स्टार्ट होगा, कुछ प्रपोजल्स भी दिए गए हैं आबाद के प्लेटफॉर्म से बैम्बूज के हवाले से, तो वो प्लीज़ ज़रा बताइए। आबाद ने जो जो इनिशियली जो सबसे पहले जो पहला स्टेज है, जो लोगों को रिहेबिलिटाइज करना है, वहाँ पे उनको अकोमोडेशन बना के देनी है। पक्के मकाना तो फौरी तौर पे बन नहीं सकते, वो इंटरनेशनल मीडिया ने भी शेयर की है ये बात जो आप बता रहे हैं। और वो उसको उसको बेशक बहुत टाइम भी लगेगा देखें, और उसके लिए एक बहुत बड़ा फंड चाहिए। अब लोगों के पास इतना बड़ा फंड नहीं। हमारी सिंध गवर्नमेंट के सीनियर लोगों से बात हुई, सिंध कैबिनेट के, उनने कहा देखिए हमने जब लास्ट टाइम भी देखा है जो फ्लड आया था, हमें उनको उनकी जगह पे सबसे पहले उनकी ज़मीनों को सही करके दे देना, ताकि वो अपना एग्रीकल्चर सेटअप तो करना शुरू कर दें, उसके बाद उनकी लाइफ वो खुद सेट कर लेते हैं, और वो पानी को हम अगर निकालते हैं, प्लस अगर हम ये शेल्टर देते हैं जो उनको टेम्प्रेरी बेस्ड हो, कम से कम वो 6 महीने साल अपना गुजारा कर लें, उसके बाद वो अपनी पूरी इकॉनमी को खुद सेट करते हैं। तो बोला ये उनका बड़े कारोबार वर्सटाइल है, लोग हैं। उनका हाँ, लाइव बोला स्टॉक ये है। अपनी मवेशी को, अपनी एग्रीकल्चर को, हर चीज़ को सेट कर देंगे। हमें इनको इतनी बड़ी उसमें सपोर्ट में पानी को मेन कंट्रोल करना। अगर ये पानी निकल जाता है वहाँ पे, इनिशियल जो हमने 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का एक टेम्प्रेरी हाउस है, जो कि अगर वहाँ बन जाता है तो ये मॉडल पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी जगहों पे यूज़ हो रहे हैं। और आबाद ने इसके अंदर अपनी खिदमात को भी पेश किया। हमने कहा हम भी आपके साथ इसमें शराकतदारी करेंगे और ताउन भी करेंगे, और आबाद खुद भी बना के देने को तैयार है। सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे लिए इस वक्त जो है पानी निकालने का चैलेंज है, थोड़ा सा वो हो जाए, क्योंकि अभी तो लोग वैसे ही डिस्प्लेस्ड हैं जो रोड पर हैं, तो उसके लिए खुश ज़मीन का होना भी वहाँ बड़ा ज़रूरी है। तो वो उसके लिए भी सिंध गवर्नमेंट ने कहा हम आपको ज़मीन भी प्रोवाइड कर देंगे। बट वहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना ये है कि हम अपनी अपनी ज़मीनों पर रहना चाहते हैं, हम ये नहीं कि अपनी ज़मीन छोड़कर भी खुद नहीं आना चाहते। तो वो उसको थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट फ्यू डेज में उस बात को भी आगे बढ़ाया जाएगा। सुफियान साहब आगे तो फिर विंटर सीजन आ रहा है, ये तो बड़े डिफिकल्ट टाइम्स हो जाएंगे। बिल्कुल टफ टाइम तो है, मगर नताशा जब तक पानी नहीं निकलेगा तो पानी के अंदर तो कंस्ट्रक्शन हो भी नहीं सकेगी ना। क्योंकि इस वक्त तो 4 फीट 5 फीट पानी खड़ा हुआ है जगह जितनी जगह। जल्दी ड्रेन आउट हो जाए उतना अच्छा। वो जब तक पानी नहीं निकलेगा उससे पहले तो वी आर हेल्पलेस। तो पानी निकालने की अभी तक रास्ता कुछ समझ आ रहा है, कुछ काम कुछ एरियाज़ में हो रहा है, कुछ जगह पे नहीं हो पा रहा, बट वो काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, पानी भी निकला है, 50% पानी निकाल भी लिया गया है। हम भी खुद वहाँ बदीन में कुछ काम कर रहे हैं, एक कोई सोशल वर्क है, कोई एक ऑर्फनेज हाउस बन रहा है, उसके साथ को 8 फीट पानी था। हम तकरीबन काफ़ी 1 महीने से मेहनत करके उसको हमने रिड्यूस करके वो 5 फीट तक तो हम ले आए, क्योंकि अब लोगों की भी ज़मीन हमने चैनल्स बनाए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा पानी करके निकल रहा है, ताकि उनकी भी क्रॉप ख़राब नहीं हो, वो भी जो लोग हैं सेटल्ड लोग हैं वो भी परेशान ना हो। ऐसा नहीं कि सारे बंद तोड़ के उनकी ज़मीनों में भी पानी डाल दिया जाए। वो बहुत तरीके से काम करना पड़ रहा है, कई जगह पे पंप्स भी लगाने पड़ रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट भी है। वो वाटर को एक तरफ से सक्शन करके दूसरी तरफ डालना, कुछ रस्तों में थर्कोल के भी रोड आ रहे हैं, तो वो रोड भी नहीं डैमेज किए जा सकते। तो इस बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको ऑन ग्राउंड जाके जब खड़े हो तो दिमाग भी नहीं काम करता। बट सिंध गवर्नमेंट में इसका मैं कहता हूँ उनको सपोर्ट भी करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, जो चीज़ अच्छी है वो काम कर रहे हैं। सेकेंडली आपने पूछा कि आगे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर क्या लगता है, तो देखें तकरीबन 440 के करीब जो वर्ल्ड बैंक की जो स्टडी है, जिसके अंदर रोड और ब्रिजेस टूट चुके हैं, डैमेजेस हो चुके हैं, वो दैट हैज़ टू बी रिपेयर। और तकरीबन कोई 5,000 किलोमीटर के करीब रोड जो है वो डैमेज्ड है, कहीं टूट गया है, कहीं बिल्कुल वाइप्ड आउट है।
वो सारा रीडू होना है। वो बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन का अभी काम जो है वो खड़ा होने जा रहा है, बट उसके अलावा हमें जो बड़ा चैलेंज है वो है फंड्स का। ये चीज़ें बनाना इशू नहीं है, असल है इतना बड़ा फंड होना गवर्नमेंट के पास। तो अब गवर्नमेंट को ये देखना है कि अपने बजटिंग को किस तरीके से इकोनॉमी पे यूज़ करेगी, री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी। तो इसमें फॉरेन एड इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो फॉरेन एड नहीं मिलती तो ये वहाँ पे इतना जल्दी वो काम नहीं कर सकेंगे। तो लेट्स होप कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन कंट्रीज़ जो है, जो कि जिन सब लोगों का जिस तरीके से यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी आके कहा कि जो 5 बड़े कंट्रीज़ हैं, जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं इन्वायरमेंट ख़राब होने के, उन दे हैव टू बेयर इट। जिस तरीके से उनका यूनाइटेड नेशन में एक फ़ंड पड़ा है $15 बिलियन का, जो उन्होंने कहा था जब इन केस किसी मुल्क में अगर कहीं आफत आएगी तो हम यूज़ करेंगे। तो मेरा ख्याल है उसमें से भी यूनाइटेड नेशन को कोई $2-5 बिलियन तो पाकिस्तान को देने चाहिए। जब तक ये पैसे नहीं आएंगे ना तो चीज़ें इतनी स्मूथ पाकिस्तान नहीं कर सकते। तो कुछ नहीं किया है, ये तो पाकिस्तान सिर्फ कॉस्ट पे कर रहा है, वो भी कॉस्ट पे पुअर कर रहा कंट्री है। कैसे और हम पे तो वैसे ही करेगा? अपनी हैंड टू माउथ हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें करने जाएंगे, हमारे पास एजुकेशन सेक्टर है और मेडिकल सेक्टर है, मतलब वो हम कैसे हेल्थ सेक्टर को कैसे हम इम्प्रोवाइज करेंगे। राइट। अच्छा सुफियान साहब, आईएमएफ के हवाले से कहें, फिर मैं जाती हूँ जुबैर साहब। देखिए आईएमएफ की जो कंडीशंस है ना, जो अभी तक जो क्लियर पोजीशन तो जो फाइनेंस मिनिस्टर जब जा रहे हैं यूएस, तो वहाँ से पता चलेगी क्या होता है। मगर उनके दिल में नरमी ज़रूर आई है पाकिस्तान के हवाले से कि कोई ना कोई उनको भी अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ इनको रिलीफ देना पड़ेगा, रीपेमेंट्स के अंदर शेड्यूलिंग करनी अब पड़ेगी। जो हमारे पास जो एक टफ कंडीशंस थी, आप समझते हैं वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाएंगी? रिलैक्सेशन करेंगे। उनको भी नज़र आ रही है ऑन ग्राउंड सिचुएशन के तकरीबन 15% ऑफ द लैंड जो थी वो सब पानी में डूबी हुई है। तो वो भी देख रहे हैं कि क्रॉप का बहुत बड़ा नुकसान है और पब्लिक का भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो मेरा ख्याल है उन चीज़ों पे उम्मीद है कि रिलैक्सेशन हो जाएगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएगी। वेल जुबैर साहब, प्लीज़ आप डू कमेंट ऑन दैट कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये हमारे लिए नीड ऑफ द आवर है। तो आईएमएफ की जानिब से क्या फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, क्या प्लान्स हो सकते हैं, और इसहाक डार साहब कौन से राइट पॉइंट्स पंच करने वाले हैं वहाँ पर? लेकिन जहाँ भी उनकी टफ कंडीशंस हैं और हम पूरा नहीं कर सकते जी, तो उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। और डेफिनेटली हम जो बात कह रहे हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि झूठ है। ये हकीकत है कि इतना बड़ा सैलाब आया, पहले जिससे अब ये कोविड, उसके बाद ये $30 बिलियन का नुकसान हुआ, जिससे कि यूएन कह रही है कि 30 नहीं, ये तकरीबन $40 बिलियन का पाकिस्तान इकोनॉमी को लॉस है। तो मुझे यकीन है कि ये हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, जब इंटरनेशनल एजेंसी से जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दूसरे डोनर्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे तो हर इदारा जो है वो पाकिस्तान की मुश्किलात को समझेगा और उसको जहाँ तक हो सकता है उसको रिलैक्स, जो भी कंडीशंस हैं उनको रिलैक्स करेगा। वो ये नहीं इंसिस्ट करेगा नहीं आपने ये एग्री किया था पूरा करें। उस वक्त सैलाब नहीं था, आज सैलाब है। हमारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो गया, जहाँ से इनकम्स आनी थी, टैक्स आने थे, वो इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, सारी चीज़ें हैं। तो उसके मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ हाँ, है। उसमें कोई ऐसा नहीं, हर इदारा जो है वो इस बात पे पाकिस्तान से ताउन करेगा। और यहाँ तो ये कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के अगर जो कोई पेएबल अमाउंट्स भी हैं वो टाइम पे करेंगे। मिसाल के तौर पे एक यूरो बॉन्ड है जो दिसंबर में ड्यू है फॉर पेमेंट, तो वो भी डॉक्टर साहब ने कहा हम उसको भी टाइम पे करेंगे। लेकिन कोई आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ हैं उसको रिलैक्स ज़रूर करवाएंगे। उसको जैसे हमने एग्री किया था आईएमएफ से कि हम हर महीने 5 रुपये ना पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे पर 5 रुपये पर लीटर, और ये डार साहब ने आके रोक दिया, बोला नहीं ये नहीं हो सकता। ऑलरेडी मुल्क में महंगाई बहुत है, पेट्रोल जहाँ पे है जितना टैक्स लग रहा है उतना ही चलेगा, कोई एक्स्ट्रा लेवी 5 रुपीज़ पर अच्छा, मंथ एक इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑयल प्राइसेस जो है वो पहले डाउनवर्ड ट्रेंड था, लेकिन अब हम देख रहे हैं इस वीक के अंदर थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है। क्या इम्पैक्ट देगा वो पेट्रोलियम प्राइसेस को, आप समझते हैं? देखें उसका इम्पैक्ट आएगा। पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइस दोबारा चढ़ेंगी। अब उन्होंने ये क्या किया कि जिस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस कम हो रही थी तो जो ओपेक कंट्रीज थे उन्होंने कहा जी हमारी इनकम में कमी आ रही है, लिहाजा उन्होंने आपस में सबने मीटिंग करके ये तय किया कि आप प्रोडक्शन ही 2 मिलियन बैरल कम कर दें। वो सप्लाई जो है 2 मिलियन बैरल की जब कम हुई तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा शॉर्टेज पैदा हुई, डिमांड पुल हो गई और अवेलेबिलिटी शॉर्ट हो गई। तो उसकी वजह से 8 से 10 रुपये डॉलर जो है ये प्राइस इंक्रीज़ हो गई है क्रूड ऑयल की, दोनों ग्रेड्स की, WTI की भी और ब्रेंट की भी, दोनों में 8 से एटलीस्ट $8 पर बैरल इंक्रीज़ हुई है। इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली पाकिस्तान पे भी, हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर पर भी आएगा। मैं समझता हूँ कि जब ये अक्टूबर ख़त्म होगा
तो हुकूमत मजबूर होगी, क्योंकि हुकूमत के पास कोई इतने पैसे नहीं हैं कि कहीं से सब्सिडी दे सकें। तो ज़ुबैर साहब, हमारे पास जब प्राइम मिनिस्टर साहब को देखें या फाइनेंस मिनिस्टर को देखें या फॉरेन मिनिस्टर को देखें, तो बड़े प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं और हमारा जो एक केस है वो सबके सामने पुट अप किया जा रहा है। आप समझते हैं पाकिस्तान को वो जो एक आइसोलेशन वाले वो जो एक मसाइल थे पहले, अब तो नहीं दरपेश हैं? नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो है, अब तो बात भी सुनी जा रही है, इस अब तो वक्त हम जो different बात ये है देखते हैं। कि देखिए, दुनिया में जो भी लोग रहते हैं, हर एक के जिस्म में ना दिल होता है, चाहे वो सदर हो, वज़ीर आज़म हो या कोई इदारे हों, उनको पता होता है। और ये भी पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो सबके सामने हैं। तो हमें इससे ज़्यादा ना कोई स्क्वीज़ कर सकता है ना कुछ कर सकता है। अगर कुछ कर सकते हैं तो यही होगा कि वो लोग अपनी जो टफ़ कंडीशंस हैं उनको विड्रॉ करेंगे, हमें कम से कम 6 महीने या 1 साल का ब्रीदिंग टाइम देंगे। जब हम थोड़े स्टेबलाइज हो जाएंगे फिर ठीक है, जो आपसे वादा किया पूरा करेंगे, कीमतें भी जो लोन्स हैं वो रीपे भी करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत ऑलरेडी इनको जो है एक सहूलत मिल सकती है। आप इन डोनर एजेंसी से और कंट्री से ये कहें कि जी हमें 1 साल की रिलीफ दें, जी, तो वो आपको मिल जाएगी। 1 साल भी रिलीफ मिल जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत जो है चीज़ों को स्टेबलाइज कर लेगी। 1 साल की रिलीफ मिल जाए काफ़ी होगी? सुफियान साहब, आप क्या समझते हैं? रिलीफ तो रीस्केड्यूल ऑफ पेमेंट्स और पेरिस क्लब कंट्रीज़, नॉन पेरिस क्लब कंट्रीज़, तमाम चीज़ों को सामने रखा जा रहा था। तो क्या यहाँ पर सिर्फ 1 साल का रिलीफ ही काफ़ी होगा? मेरे ख्याल है 1 साल के रिलीफ में काफ़ी हद डैट तक साहब की भी तो बातें हो तो रही थी ब्रीदिंग ना। स्पेस तो मिलेगा ही। बट इंटरनेशनली अगर ऑयल प्राइसेस नीचे चली जाती ना बिलो $70, तो पाकिस्तान को वहाँ बहुत बड़ा रिलीफ मैं समझता हूँ मिल जाएगा। इनका इंपोर्ट बिल बहुत वो तो बड़ा फिर naturally तादाद हो में तो कम हो, हो ये तो जाएगा। हम ये बट ये कि ये है, देखें दुनिया भर की जो इकोनॉमीज़ के अंदर जो सिचुएशन हम देख रहे हैं ना इस वक्त जो रिसेंटली, जी, तो प्रेशर है ओवरऑल द मार्केट के अंदर। स्टील प्राइसेस भी इंटरनेशनली मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम, कॉपर्स और जितनी भी जो चीज़ें की जो वैल्यू 5 टाइम्स 6 टाइम्स हो गई थी वो सब रिवर्स की तरफ है। और मेरा ख्याल है कि ये ऑयल प्राइस भी मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह में डाउनवर्ड नज़र आना शुरू हो आप क्या जाएगी। समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए अभी नीड कोई ऐसी चीज़ जो कि एक रीवैम्प कर दे? सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या कोई ऐसी इंडस्ट्री जो ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अभी सक्सेस बना सकती है? इवन एक्सपोर्ट्स की देखिए बात इस करते वक्त हैं। जो मेन इंडस्ट्री है ना, अगर हमें आईटी पर तवज्जो दे दी जाए तो वो ऐसी इंडस्ट्री है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन की उसमें ज़रूरत नहीं, ब्रेन यूज़ होता है। और वो बहुत बड़ा इस वक्त गेम चेंजर है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हम एक्सपोर्ट इस वक्त उसमें कर सकते हैं और पोटेंशियल भी है। उसके राइट प्लेटफॉर्म्स होने की ज़रूरत है। इंडिया हमारा नेबरिंग कंट्री है। अब देखें दुनिया भर ने आईफोन ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो एप्पल ने वहाँ शिफ्ट कर दी है। जी, और आज तक पाकिस्तान में ना एप्पल का एक स्टोर भी नहीं है और बहुत बड़ी कंजम्पशन है यहाँ पे आईफोन्स की। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी के अंदर इस वक्त पाकिस्तान बहुत पीछे है। तो हमारे जो टेक्नोलॉजी और आईटी का कोई मिनिस्टर जो है ना कोई बड़ा उनको होशियार आदमी लाना चाहिए जिसके ऊपर वो काम करे और एंड टू एंड लोगों से मिले। इस पे सैलानी और कुछ इदारे भी काफ़ी काम कर रहे हैं एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। और बच्चों को नई जो यंग जनरेशन है इसके ऊपर अगर ट्रेन कर दिया जाए तो हम बहुत तेज़ी से टेक्सटाइल का इस वक्त $24 बिलियन का कोई एक्सपोर्ट है, कोई खातर का बहुत बड़ा उसमें एक्सपोर्ट भी नहीं है। इंपोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट्स है, और वो भी इम्पोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट्स है और उसके अंदर भी हमें बार बार टाइप पॉलिसी देनी है, टैरिफ्स उनको बेहतर देने हैं, चीज़ें उनको देनी है। तो उसके बावजूद 24 बिलियन, अगर ये मेरे ख्याल है आईटी के अंदर हम $15-20 का एक्सपोर्ट कर लें तो हम इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। बैलेंस ऑफ इकॉनमी हमारी बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ा इस वक्त स्कोप है इसके अंदर। क्योंकि अगर आप ऑटो सेक्टर के अंदर या किसी और सेक्टर के अंदर जाते हैं इनिशियली एक्सपोर्ट के अंदर तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। दूसरा हमारा एग्रीकल्चर से एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं आप, इसमें तो सारी तमाम इंपोर्ट बेस्ड है, इम्पोर्ट ही ये हो तो रही है ना। पूरा हम गाड़ियाँ ही क्या एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे पास तो सारी टेक्नोलॉजी नहीं, सीक्रेटली आज तक सारी इम्पोर्ट हो रही है। तो अब बीच में जो लास्ट गवर्नमेंट में इमरान खान साहब ने कहा कि हम गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करें, हम उस क्वालिटी की गाड़ियाँ बनाएं। मैं कहता हूँ उस क्वालिटी की गाड़ियाँ एटलीस्ट बनाने के जो इम्पोर्ट गाड़ियाँ हो रही हैं उनको उसकी भी ज़रूरत ना उसको पड़े। तो हाँ ज़रूरत ना, तो इस वक्त जो है एटलीस्ट उनके पार्ट्स ही यहाँ पार्ट्स ही मैन्युफैक्चर यहाँ होना मैन्युफैक्चर होना चाहिए। सीकेटीज़ यहाँ पे उन सबको लगानी चाहिए जो कि लोगों ने अभी तक नहीं लगाया, इम्पोर्ट ही कर रहे हैं। तो एक आईटी सेक्टर, एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये दो ऐसे सेक्टर हैं जिसके अंदर बहुत बड़ा एक गैप है जो कि हम एक्सपोर्ट के ऊपर जा सकते हैं। अगर इसके ऊपर फोकस किया जाए तो हम बहुत बेहतर जल्दी हो जाएंगे। दूसरा अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन के अंदर तो देखें कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो वन ऑफ 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और इस वक्त बहुत बड़ी हाउसिंग की शॉर्टेजेस है। अच्छा, हाउसिंग की शॉर्टेज एक ऐसी चीज़ है कि जितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है
तो मिनिमम डायरेक्टली 70 के करीब डायरेक्ट इंडस्ट्रीज जो है, एलाइड इंडस्ट्रीज, उनको बिजनेसेस मिल जाते हैं। अच्छा, वो सारा लोकल है। लेबर भी मिलता है, लेबर को भी काम मिलता आपका है काफी। तकरीबन पाकिस्तान के जीडीपी में 8 to 9% आपकी लेबर जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर उनकी Right. गुंजाइश है। और एग्रीकल्चर के बाद नंबर 2 कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर लेबरस काम है सारा। और पाकिस्तान में लेबर इतनी चीप है कि हमें उस टेक्नोलॉजी पे अभी तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, बट मोस्टली देर आर नो हाई राइजेस। कराची के अंदर ज़्यादा हाई राइजेस हैं या इस्लामाबाद के अंदर है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड गेम चेंजर, जिसपे लास्ट टेन्योर में इमरान खान ने बड़ा काम किया था। इनको आज भी फेडरल गवर्नमेंट को सर कोविड का था कंस्ट्रक्शन में, आप समझते हैं कि एक ही सेक्टर को सिर्फ पॉलिसी दे दी गई और साथ साथ अगर और सेक्टर्स को भी दी जाती तो वो सेक्टर्स भी चल लेते? थोड़ा सा अगर आप पास गवर्नमेंट की बात करें, थोड़ा सा उससे भी और पीछे चले जाएं तो पहले भी रोड्स वगैरह तो देखिए उस सेक्टर में देखें पूरी दुनिया बंद थी। टेक्सटाइल को पैकेज देने का कोई बंद नहीं रहा था, क्योंकि ऑलरेडी बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर उनके स्टोर ही सारे बंद थे कोविड के अंदर, तो उनके पास तो ऑलरेडी स्टॉक पूरा पड़ा था। उन्होंने तो यहाँ पे भी एक्सपोर्टरों को कहा था कि भाई आप अपनी नई शिपमेंट नहीं भेजिएगा। तो एक्सपोर्टर तो ऑलरेडी परेशान था उस टाइम पे, वो क्या एक्सपोर्ट की पॉलिसी लेके करता। इनने राइट डिसीजन लिया कि लोकल इंडस्ट्री को इन्हें प्रमोट कर दिया। आपकी सारी इंडस्ट्री लोकलाइज जितनी थी वो चलनी शुरू हो गई, बेताशा अप्रूवल। राइट। सीपैक के हवाले से अगर बात करें जुबैर साहब, तो 2013 के बाद से अगर कंस्ट्रक्शन की ही बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखी गई है पूरे कंट्री के अंदर। रोड्स, नेटवर्किंग चीज़ें जो है वो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा काम किया गया। इनफैक्ट सीपैक के ऊपर तो इतना काम किया गया कि उसके बाद तो अभी तक हुआ ही नहीं है, 2013 से 2017 तक का जो एक एरा देखा जाए। हाँ, लेकिन इस वक्त जो है ना सीपैक की जो भी पेस है वो स्लो हो गया। जैसे आप एरा बता रही हैं 13 से 17 तक तो ठीक था, 18 ऑनवर्ड जो है सीपैक की मूवमेंट टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन जो है इतनी अच्छी नहीं रही। और इवन हमारे चाइनीज़ दोस्त भी ये महसूस करते हैं कि शायद हुकूमत की तवज्जो इसके ऊपर नहीं है, लेकिन हमें तवज्जो देनी चाहिए। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनेगा तो चीज़ें आसान होंगी, आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, सारी चीज़ें होंगी, रोज़गार पैदा होगा। रोड कंस्ट्रक्शन में जो है ठीक है, चाइना जब भी कंस्ट्रक्शन करता है वो तो मशीनरी यूज़ करता है, उसके वो तो गवादर में हम देख ही रहे हैं एग्जांपल, वो मशीनरी यूज़ करता है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी ज़रूरत लोगों को रोज़गार मिलता है, वो हमें उनको देना चाहिए। चाइनीज़ को जहाँ जहाँ उनसे जो बातें वादे किए हुए हैं उसको पूरा करना चाहिए ताकि वो कंस्ट्रक्शन को तेज़ी से आगे लाएं। दूसरा जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा हमें मदद कर सकता है वो थरकोल है। थरकोल में देखिए अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये $6 बिलियन की एनर्जी रिप्लेसमेंट कर सकता है, इससे भी ज़्यादा कर सकता है। ज़रूरत किस बात की है कि थर से आप कोयले को ट्रांसपोर्ट नहीं करें। कोयला ट्रांसपोर्ट करना तो बहुत मुश्किल काम है, सबसे अच्छा काम है वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाए। इसके पावर प्लांट जितने भी कोल के लगने चाहिए, थर कोल के, वो इसकी विसिनिटी में लगने चाहिए, जहाँ से कोल निकल रहा है उसी के 2-4-5 किलोमीटर के अंदर पावर प्लांट लगने चाहिए, ताकि आपको कोयला मूव करने में ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना आए। और वहाँ से ये जो बिजली बनती है, बिजली ट्रांसमिट होनी चाहिए थ्रू केबल्स, जो भी ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसको नेशनल ग्रिड से मिलाएं और तमाम मुल्क के अंदर वो बिजली जाएगी, इंडस्ट्री भी चलेगी, हर काम होगा और सिंध में भी खुशहाली, ख़ास तौर पे थर के आसपास खुशहाली आएगी। राइट आप समझते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन लाइंस वाला है थोड़ा सा यही इश्यूज है, बाकी ये सबसे पहला इशू है, ये सबसे पहला इशू है कि ट्रांसमिशन लाइन बिछाएं और उसमें चाहे आप चाइनीज से मदद लें या किसी और डोनर एजेंसी से। क्योंकि आप थोड़ा सा गवादर की भी बात कर रहे थे, तो गवादर के अंदर हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जहाँ जहाँ देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है और काम किया जाए तो फौरन हमें जो है वो सॉल्यूशंस और रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो गवादर में भी और कल हमने देखा कि वो थर भी फटाफट गए और चीज़ों को देखा कि हाँ मेरे देखने से अगर ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं तो फ़ौरन किया जाए। बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैं आखिरी चीज़ ऐड करूँगा कि चाइना ने पाकिस्तान से वादा किया था कि वो ग्वादर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगा और वो तेज़ी से बन रहा है, जिसमें कि $300 मिलियन की लागत है और वो पूरी $300 मिलियन जो है चाइना ने पाकिस्तान को गिफ्ट किया कि ये एयरपोर्ट जो है चाइना का पाकिस्तान की कौम के लिए एक तोहफ़ा है। और वहाँ पे वो इतना अच्छा एयरपोर्ट बड़ा बना रहे हैं कि जिस पे बड़े से बड़े जहाज़ जो है लैंड कर सकेंगे और एक्सपेक्टेड है कि ये अगले साल सेकेंड मे बी मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर, जून जुलाई किसी वक्त जो है वो हो जाएगा। वहाँ पे दिन रात काम हो रहा है और उसमें क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी सारे चाइनीज़ हैं
तो उसमें कोई इतनी इशू नहीं है, वो अपनी उनकी पेस बहुत तेज़ होती है, वो राइट। तेज़ पेस से काम करें, इंशाल्लाह जल्द पूरा होगा। अच्छा जुबैर साहब, FATF के बारे में क्या ख्याल है? स्टार्ट में भी हम जिक्र कर रहे थे उस वक्त 21 या 22 को मीटिंग होने वाली है और फाइनल डिसीजन होगा, तो देखिए, इस मुझे बार तो बड़ा मुझे बहुत समझा जा रहा है। मुझे बहुत उम्मीद है हाँ। कि इस दफ़ा हम इंशाल्लाह ग्रे लिस्ट से ना वाइट लिस्ट में आ जाएंगे। हमने जो भी करना था सारे काम कर दिए। कभी वो कहते थे कि 29 में से 27 हो गए, फिर कहने के 28 हो गए, एक रह गया, एक के लिए उन्होंने तीसरा महीना नहीं, दिया। आपको नहीं लगता थोड़ा सा पॉलिटिसाइज था ये मामला हमारे नेबरिंग मेरा कंट्रीज की ख्याल है वजह कि से भी इसमें थोड़ा जो ना सा? इसमें हमारे नेबरिंग कंट्री की मेहरबानी की वजह से ये मुश्किलात हमसे चलती रहीं, और आखिरी 6 महीनों में जो मीटिंग्स हुई उसमें इंडिया ने बहुत दोस्ती का सबूत देते हुए हमारे ऊपर मुश्किलात पैदा मुश्किलात की। बहुत डाली है, हाँ, राइट। मुश्किलात डाली, लेकिन मैं समझता हूँ कि द वर्स्ट इज़ ओवर। इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट FATF की मीटिंग होगी पाकिस्तान ठीक। इस मुश्किल से निकल आएगा। वेल, थैंक यू सो मच जुबैर तुफैल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुफियान आर्या साहब, आपने भी ज्वाइन किया, हमें बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें इसहाक डार साहब का विजिट है, IMF और वर्ल्ड बैंक से मीटिंग है, तो वी आर होपिंग कि आने वाले दिन बेहतर हों और साथ साथ कोई ना कोई ऐसी निगोसिएशन हो जाए, कोई ना कोई ऐसी रिलैक्सेशन मिले जिससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।